श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस ने कटरा के ककरयाल में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में एक नया अध्याय शुरू किया है। श्राइन बोर्ड ने अपनी बोर्ड मीटिंग में नेशनल मेडिकल कमीशन के दिशा निर्देशों के अनुसार 50 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिसमें तीसरे वर्ष तक 100 सीटों की क्षमता तक विस्तार करने का प्रावधान है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 34 एकड़ भूमि की पहचान की गई है। इस व्यापक सुविधा में एक 5 मंजिल इमारत शामिल होगी, जिसमें सबसे ऊपरी मंजिल पैरामेडिकल कॉलेज के लिए समर्पित होगी। इसके अलावा एक डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए 11 एकड़ का भूखंड निर्धारित किया गया है। मेडिकल कॉलेज ने स्टेट ऑफ आर्ट स्किल एंड सिमुलेशन लैब के अनावरण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये अत्याधुनिक सुविधा नवीनतम तकनीकों और उपकरणों से सुसज्जित है, जो व्यवहारिक चिकित्सा प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में कई अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी हैं। मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विशेषताओं पर चिकित्सा पुस्तकों का विशाल खजाना है और एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है। मेडिकल कॉलेज के 2 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक का उपयोग मेडिकल कॉलेज के अस्थायी संचालन के लिए किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इसके शिक्षण अस्पताल के रूप में काम करेगा। ये एक प्रमुख संस्थान बनने के लिए तैयार है, जो अपनी प्रतिष्ठित संकायों के माध्यम से असाधारण शैक्षिक अवसर प्रदान करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों से लगातार टेरिटरी हेल्थ केयर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, खासकर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, तो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जी। और उसके माध्यम से लगातार सेवा दी जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा आपने कहा कि बोर्ड का हमेशा ही सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में एक रुझान रहा है, और जिसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी के साथ हुई थी और उसके बाद गुरुकुल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कई सारे इंस्टीट्यूट्स ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स उभर करके आए। और अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हॉस्पिटल ने पिछले 9 साल में 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की थी, और तब से लेकर आज तक काफ़ी अच्छा प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में देखने को हमें मिला है, चाहे वो सुपर स्पेशलिटीज़ की बात हो या कोविड के दौरान हॉस्पिटल का जो कंट्रीब्यूशन रहा हो इस पूरे क्षेत्र में। तो उससे ही आगे बढ़ते हुए, बिकॉज माननीय जो हमारे अध्यक्ष महोदय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनका एक कांस्टेंट एक सुपरविजन रहता है सारी गतिविधियों पर जो बोर्ड की रहती हैं, और उनका एक पर्सनल एक इनिशिएटिव मैं इसे कहूँगा, या उनकी एक समझ लीजिए फीडबैक जो उनको गया था कि शायद हेल्थ केयर को एक और स्टेप आगे बढ़ाने के लिए जो ऑब्वियस स्टेप है वो एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, जिससे ये पूरे हेल्थ केयर के इकोसिस्टम को पूरा करने में हम शायद सक्षम रहेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जिक्र किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना भारत सरकार का एक लक्ष्य भी है, और जिस जिले में हम काम करते हैं रियासी, वहां पर कोई मेडिकल कॉलेज अभी तक सरकार की तरफ से नहीं बना है। तो ऐसा बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि वो जो एक कमी है उसको बोर्ड की तरफ से पूरा किया जाए, और इस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड ले, क्योंकि बोर्ड के पास पहले ही एक फुली फंक्शनल हॉस्पिटल है और हमारे पास एक बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी का कैंपस है जहां पर इसको स्थापित करने का फिर निर्णय लिया गया। और हमें खुशी है कि बहुत ही कम समय में हम इस चीज़ को इस स्टेज तक ला पाए हैं कि हमारा एक फंक्शनल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और वहाँ पर हमने जो फैकल्टी की रिक्रूटमेंट है उसको संपन्न किया है। हमारे पास जो एनएमसी के मापदंडों के हिसाब से हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट थी वो हम फुलफिल करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, लेबोरेटरीज को देख करके, लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने संपन्न किया है। और हमने अप्लाई किया है कि हमें इस साल सन 2025 जो अकेडमिक ईयर है उसके अंदर हमें बच्चों को इनटेक करने की अनुमति दी जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में एनएमसी की इंस्पेक्शंस होंगी और जल्द से जल्द हमें वो परमिशन हासिल होगी, ताकि इस साल मेडिकल कॉलेज को जो है शुभारंभ उसका किया जा सके। और अगले 2 सालों में हमारी कोशिश है कि इस 50 सीटर इंस्टीट्यूशन को एक 100 सीटर इंस्टीट्यूशन तक हम ले जाएं, ताकि हेल्थ केयर के सेटअप को और ज़्यादा हम एक्सपैंड करके इस खास करके इस इलाके के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी बात रहेगी। और क्योंकि ये यात्रा स्टेशन है, यात्रियों का बहुत फुटफॉल रहता है, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, तो उनके लिए भी मैं समझता हूँ स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो।
सर एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा, उसके साथ साथ हेल्थ केयर और रिसर्च की अगर बात करें, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम खासकर इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आ सकेगा। तकनीक की अगर बात करें, क्योंकि लगातार जो मेडिकल साइंसेज में जो टेक्निक्स आ रही हैं ये लगातार इवॉल्व हो रही हैं। पिछले महीने ही आपने एक सिमुलेशन लैब का वहाँ पर उद्घाटन किया। कितनी महत्वपूर्ण इस तरह की चीज़ें खासकर मेडिकल कॉलेज में? देखिए, ऐसा है, जब बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज की बात की थी तो बड़ी क्लियर डायरेक्शन हमें ये थी कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि माता रानी के आशीर्वाद से बहुत सारे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में बोर्ड ने हमेशा कोशिश यही की है कि बेहतर से बेहतरीन सुविधाओं के ऊपर हम काम करें और कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लाएं। तो जब स्टेट ऑफ द आर्ट हम बात करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ों की ऑटोमेशंस, लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट लैब्स, जैसा आपने बताया, ऑटोमेशंस, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमारी जो है पूरी जो प्रोसेस हमारा चला है। और हमारी आने वाले समय में भी कोशिश है कि जो लेटेस्ट चीज़ें आज के समय में अवेलेबल हैं, हम अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। क्योंकि अगर हमें इस एरिया में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन के उभरना है, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, तो अगर हमें एक्सीलेंस स्थापित करनी है तो मैं समझता हूँ कि उसी सोच के को आगे लेकर हम चल रहे हैं और उसी दिशा में ये सारी जो लैब्स का जिक्र कर रहे हैं, इक्विपमेंट का जिक्र कर रहे हैं, फैकल्टी का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसी डायरेक्शन में है। और कुल मिलाकर के एक 350 करोड़ का एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है जिसको बोर्ड ने अनुमति दी है। और ये एक अच्छी खासी, मैं समझता हूँ, फंडिंग है जो बोर्ड ने कमिट की है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो हम इस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए खर्च करें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से लगातार श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसे व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं जिनका सीधा असर न केवल श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है बल्कि आम जनमानस भी इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में खासकर अंडर सर्व्ड एरियाज की अगर बात करें, जहां पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का जाल नहीं पहुंचा था, वहां पर श्राइन बोर्ड की तरफ से टेरिटरी मेडिकल केयर की सुविधाएं भी शुरू की गई थी। और आपको याद होगा कि इस दृष्टि से श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत भी की गई थी। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा दूरगामी कदम श्राइन बोर्ड की तरफ से लिया गया है, खासकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की अगर बात करें तो इसके तहत मेडिकल कॉलेज और स्टेट हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। एकेडमिक ब्लॉक की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही जल्दी और कई दूरगामी कदम भी उठाए जा रहे हैं। कितना प्रभाव खासकर जम्मू कश्मीर के अंडर सर्व्ड हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें, और खासकर शिक्षा, हेल्थ केयर और रिसर्च की अगर बात करें, इस मेडिकल कॉलेज और खासकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की अगर बात करें, कितना प्रभाव जम्मू कश्मीर में पड़ने वाला है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा कदम खासकर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात किया जा रहा है और एकेडमिक ब्लॉक की भी शुरुआत हो चुकी है। किस प्रकार एक फेज मैनर में आज जिस प्रेजेंट मुकाम पे इस वक्त खासकर मेडिकल कॉलेज खड़ा है, कितने व्यापक प्रभाव जम्मू संभाग में नजर आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस में स्वागत करता हूँ। इस समय हम एकेडमिक ब्लॉक में बैठे हैं और मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए, पहले 2 साल चलाने के लिए जितना प्रबंध चाहिए होता है वो इस एकेडमिक ब्लॉक में किया गया है। जैसा आपने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सौजन्य से हमारा यहाँ श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2016 से चल रहा है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों कर कदमों से ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था। और वो एक हॉस्पिटल जो है जिस किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जम्मू कश्मीर में, वो सराहनीय है और तकरीबन 9 साल से ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। और उसके बाद जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नर्सिंग एजुकेशन में कदम रखा था। नर्सिंग कॉलेज एक हमारा चलता है जिसमें अब जो है तकरीबन 80 बच्चे बीएससी नर्सिंग के जो है वो दाखिल होते हैं और वो भी एक बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, बड़े संयोजित तरीके से उसको चलाया जा रहा है। रिसेंटली जो है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये फैसला किया कि मेडिकल कॉलेज भी एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो कि हमारे इनिशियल प्लान में ही था कि इसको मेडिकल कॉलेज भी इसके साथ रखा जाएगा। तो अब पिछले तकरीबन 1 साल से हम लोग इसमें
लगे थे। आपको पता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए पहले बहुत सारी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, और ख़ास तौर पर नेशनल मेडिकल कमीशन की जब परमिशन लेनी हो तो उसके लिए हमें ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार, ये सब सुविधाएं हमें तैयार करनी पड़ती हैं, और तभी जाके हम बच्चों की एडमिशन का सोच सकते हैं। तो ये फैसला हुआ कि पहले 2 साल में 50 बच्चों की एडमिशन का बंदोबस्त किया जाएगा, और फिर तीसरे साल जो है 100 बच्चों के एडमिशन का बंदोबस्त किया जाए। तो इस समय जहां हम बैठे हैं वो एकेडमिक ब्लॉक है। इस एकेडमिक ब्लॉक में हमारे पास सब स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ जो बच्चों के लिए चाहिए होती है, जैसे लेक्चर थिएटर्स है, वो फुली इक्विप्ड हैं, पूरे तौर से डिजिटल है, और उसके बाद जो उनकी लैब्स 4-5 लैब चाहिए होती है, बायोकेमिस्ट्री की लैब चाहिए, हिस्टोलॉजी की चाहिए, फिजियोलॉजी की चाहिए, उसी तरह से म्यूजियम चाहिए, डायसेक्शन हॉल और स्किल सिमुलेशन लैब। तो ये सब फैसिलिटीज़ पहले 2 साल के लिए जो है हमने इनका बंदोबस्त यहाँ कर दिया है, और बहुत ही कम समय में, मैं तो ये कहूँगा कि 6 महीने में ये सब बन के तैयार हुआ है, जो कि कांस्टेंट सुपरविजन, जैसे चाहे आप माननीय एलजी साहब की है, जहाँ हमारे यहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में सीओ साहब हैं, जो उनके स्टाफ हैं, वो हर तरह से जो है इसको मॉनिटर भी करते रहे हैं और पूरी हेल्प भी करते रहे हैं। तभी आप देखेंगे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स भी हैं, चाहे वो लैब्स के हों, लाइब्रेरी के हों, हर चीज़ के लिए जो है हम पूरी तरह से तैयार यहाँ पे बैठे हैं। और अभी हमने एनएमसी को अप्लाई भी किया है, और मुझे लगता है शॉर्टली, लेट्स से विद इन अ मंथ, हमें जो है वो परमिशन भी आ जाएगी। फिर इस साल अगस्त में जो है वो हम स्टूडेंट्स ले पाएंगे। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक तो यहाँ है। इसके अलावा जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 34 एकड़ लैंड यूनिवर्सिटी में ही आइडेंटिफाई करके मेडिकल कॉलेज के नाम पे कर दी है, जिसमें आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट जो है वो काम भी शुरू हो गया है, और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के साथ ही जो है प्रोविजन रखा गया है कि पैरामेडिकल कॉलेज और एक डेंटल कॉलेज का भी आने वाले समय में यहाँ इसको चलाया जाएगा, और ये तकरीबन मुझे लगता है कि 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हमें बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन चाहिए है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, इंटर्न्स हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल, तो ये सब प्रावधान जो है फैकल्टी के लिए भी वो यहाँ किया गया है, और उसका काम भी शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एक तवील एक्सपीरियंस अगर हेल्थ केयर की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एग्जीक्यूशन में रहा है, और इसके साथ साथ खासकर इन द कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि किसी भी इदारे को अगर मजबूत करना है तो सबसे प्रमुख चीज़ ह्यूमन रिसोर्स है। किस प्रकार इसको इवॉल्व किया जा रहा है, और जो एक शुरुआत उसकी की ये थी डॉक्टर के गुप्ता पद्म भूषण के नेतृत्व में, उनके विजन के तहत किस प्रकार उसको इम्प्लीमेंट किया गया अभी तक? देखिए, हमने जो हमारी, आपने देखा, एक तो मैंने आपको बताया कि हमारा नारायणा हॉस्पिटल जो है वो चलता है, उसमें तकरीबन 20 स्पेशलिटीज़ और 12 सुपर स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर काम ऑलरेडी करते थे। पर एनएमसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट अगर हम एनएमसी के हिसाब से देखें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ एक कॉर्पोरेट में थोड़ी सी क्वालिफिकेशंस और वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग जो यहाँ एलिजिबल थे उनको भी एक सिस्टम के तहत, जैसे हमारी रिक्रूटमेंट रूल्स बने, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी बने, डॉक्टर तलवार साहब उसके चेयरमैन थे, तो उस कमेटी के थ्रू जो है हमने फैकल्टी भी रिक्रूट कर ली है। और खासकर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिक स्पेशलिटीज जिसमें हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे आके पढ़ते हैं, वो फैकल्टी तो हमारे पास तकरीबन जो है 100% है। स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ में जो रिक्वायरमेंट है फैकल्टी की, वो थोड़ा अभी हम लोग सोच समझ के ही लोगों की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। तो वो फैकल्टी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चल रहा है, और इस समय हमारे जो रिक्वायर्ड फैकल्टी है उसके हिसाब से हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अभी हाल ही में
पिछले महीने सिमुलेशन लैब का भी उद्घाटन किया गया था। कितना फ़ायदा, खासकर अगर हम एजुकेशन, रिसर्च और उसके साथ-साथ हेल्थ केयर की अगर बात करें? हाँ, देखिए जो है स्किल सिमुलेशन लैब आजकल जो है किसी भी मेडिकल कवरेज का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एज फार एज ट्रेनिंग्स आर कंसर्न। आज पहले तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी और डॉक्टर भी कम लोग बनते थे, तो पेशेंट को सब्जेक्ट बना के उसको जो है लोगों को ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाता था और स्किल्स जो हैं बहुत लोगों में डेवलप नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे भी याद है जब हम लोग डॉक्टर बने तो हमें भी किसी ने जो है जब हम मैटरनिटी ड्यूटी करते हैं उस समय जाकर जो है इंजेक्शन लगाना सिखाया। तो उस समय मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 4th ईयर में 5th ईयर में पहुंच गए होते हैं, तो वो जो है उस समय तक कोई स्किल्स डेवलप नहीं हुई होती है। आजकल सारा हमारा कैरिकुलम जो है वो स्किल बेस्ड है, कॉम्पिटेंस बेस्ड है, स्किल बेस्ड है, तो उसमें स्किल एंड सिमुलेशन लैब का बहुत महत्व है। और इस चीज़ को मतलब जैसे आप मैंने पहले बताया कि यहाँ तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में यहाँ जो है एक्सीलेंस पे जोर दिया जाता है कि आपने जो है जो डॉक्टर बनाने हैं वो बेस्ट इन द कंट्री बनाना है। तो जब बेस्ट इन द कंट्री बनाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही तैयार करना पड़ेगा कि दैट शुड बी मैचेबल टू एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो उस हिसाब से हमने काफ़ी पैसा खर्च करके एक अच्छी स्किल एंड सिमुलेशन लैब बनाई है। ना केवल बनाई है, अब हमने जो है उसमें ट्रेनिंग्स वगैरह भी स्टार्ट कर दी है। तो हमारे तकरीबन 7-8 बैचेस जो हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट के निकल गए हैं। और अभी हमारे सीईओ साहब ने कहा था कि जितने भी ट्रैक पे हमारे लोग हैं तकरीबन 3000 के करीब एम्प्लॉई है, उनकी भी ट्रेनिंग जो है BLS में करवाएंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट। और वो इसलिए कि क्योंकि आप पता ही है कि यात्रा चलती रहती है और उसमें यात्रा में कई बार हालांकि बहुत कम दूरी पे ही मेडिकल एड सेंटर्स हैं, पर कई बार पेशेंट जो है मेडिकल एड सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाता। तो हमारे लोग वहाँ अगर BLS ट्रेंड होंगे तो वो उनको कोई भी प्रॉब्लम आने पे दे विल बी एबल टू हैंडल। दूसरा जो है हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग करनी है। और सबसे बड़ा पार्ट जो हम मेडिकल कॉलेज चलाने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आज तो करिकुलम के हिसाब से फर्स्ट ईयर से ही हमें उनको जो है इसकी जो है स्किल और सिमुलेशन लैब में ट्रेनिंग देनी है। आप देखिएगा स्किल सिमुलेशन लैब में हर किस्म के मैनिक्विल्स हैं, एडवांस मैनिक्विल्स हैं, सिंपल मैनिक्विल्स हैं, तो उसमें ट्रेनिंग देने में बहुत आसानी रहेगी और स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी लोगों की। सर, एक चीज़ मैं आपसे वो भी जानना चाहता हूँ, जब NMSC की तरफ से LOP मिल जाएगी, बच्चे आना, स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, किस प्रकार उनकी स्टे का हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाएगी? लाइब्रेरी का जिक्र किया, कितना उसका कितना बड़ा ब्रॉड वहाँ पर बुक्स को लेकर या फिर स्टडीज़ को लेकर वहाँ पर उनको हेल्प मिल पाएगी? देखिए, एक तो जो ये मेडिकल कॉलेज है वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड है जी। और आपने देखा कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैठे हैं, तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमें। एडवांटेज इस तरह से मैं कहूँगा कि यहाँ बहुत सारी प्ले ग्राउंड्स हैं, वो हमें सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्टेडियम है वो तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम 1200-1400 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और लकीली यहाँ पे जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें सेंट्रल लाइब्रेरी में टॉप फ्लोर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट जगह खाली थी, तो वही डिस्कशन हुआ और अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप जो है सेंट्रल लाइब्रेरी भी अगर यही यूज़ करें तो उसमें वो जो वेकेंट स्पेस थी उसमें हमने बहुत अच्छी लाइब्रेरी क्रिएट की है। मैं चाहूँगा कि आप उस लाइब्रेरी को भी देखें और सबको दिखाएं। एक स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी बन गई है वहाँ, चाहे वो बुक्स हों, जर्नल्स हों, एज पर रिक्वायरमेंट NMC की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें हर डिपार्टमेंट की बुक्स रखनी पड़ती हैं। बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, और ख़ास तौर पे डिजिटल लाइब्रेरी अभी बहुत सारी हाँ मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी भी ऑलरेडी हमने ले लिया और फिर हमारी जो फैकल्टी हमने रिक्रूट की है उनको वो एसेस भी दे दी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का वो इनिशिएटिव है, उसमें जर्नल्स और बुक्स बहुत सारी हैं, वो भी हमने जो है यहाँ पे लाइब्रेरी में जो है प्रोवाइड की है। तो आने वाले समय में स्टूडेंट्स को हमारा ये रहेगा कि स्टूडेंट्स को ना केवल हम बुक्स, जर्नल्स यहीं से प्रोवाइड करें हर किस्म का। दूसरा, जब वो
एक यूनिवर्सिटी में बैठकर पढ़ेंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। रिसर्च के माध्यम से आपने कहा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो बहुत एडवांस रिसर्च में है। तो आजकल जो है आने वाले समय में कितने पेटेंट कोई करवाता है, इंस्टीट्यूट कितना रिसर्च में जाता है, उसके लिए जो है एक यूनिवर्सिटी का साथ होना एक बहुत एक एडवांटेजेस पोजीशन हमारे लिए रहेगी। तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम लोग इनके साथ मिलकर जो है एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाएं और एक अच्छी रिसर्च ओरिएंटेड डॉक्टर कम्युनिटी तैयार करें। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय की अगर बात करें, क्योंकि इस वक्त एकेडमिक ब्लॉक चल रहा है और बाकी कई चीज़ों पर शोध भी हो रही है, जो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स हैं, काफ़ी कम क्वालिटी डॉक्टर्स हैं और जो टेक्निक है निरंतर उसमें एवोल्यूशन आती रही है, किस प्रकार ज्ञान का आदान प्रदान इस वक्त किया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम नवंबर में यहाँ आ गए थे, तो नवंबर के बाद हमारा हर सैटरडे को हमने जो है यहाँ कोई CME या वर्कशॉप रखी होती है, जिसमें बाहर से डॉक्टर कोई ना कोई आया होता है, और हमारे अपने डॉक्टर्स को भी हम इनकरेज करते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें। और उसमें जो है हमारी फैकल्टी है, नर्सिंग की फैकल्टी है, उसके बाद डॉक्टर्स है, नारायण के डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग आके मिलके वो उसमें सब सम्मिलित होते हैं और एक बड़ी अच्छी ये एक्टिविटी हमारी चल रही है। और इसके अलावा जो है ऑनलाइन सेशंस बहुत सारे हमने स्टार्ट किए हैं। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज पहली बार जब आप स्टार्ट करते हैं, उसके लिए ग्राउंड वर्क कितना होता है वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा काम भी होता होगा। हमें हमारी जो फैकल्टी को ट्रेन करना है, नया सिलेबस आया है, उसमें कॉम्पिटेंस बेस्ड करिकुलम आया हुआ है, तो उसमें सबको ट्रेन करना है, उनको बताना है कि इसमें कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन करनी है। जो हमारी सीनियर फैकल्टी हमने हायर की हुई है, वो जूनियर फैकल्टी को एजुकेट कर रही है उसमें कि भाई आपने इस तरह से पढ़ाना है और ये रहेगा। दूसरा जो है करिकुलम बनाना होता है, हमने आज पहले ही 1 साल का पूरा तैयार करके यूनिवर्सिटी में सबमिट भी कर दिया है। यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बना है जिसमें आपको वो अप्रूव करवाना होता है, तो तकरीबन 1 महीना पहले हमने वो यूनिवर्सिटी में भी सबमिट कर दिया, ताकि जैसे ही हमारे स्टूडेंट आए हम लोग जो है उसमें उनकी पढ़ाई उसी तरह से करना शुरू करें। तो जो हमारे इस समय जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, उनको भी जो है टॉपिक्स असाइन कर दिए गए हैं डिपार्टमेंट वाइज, वो उन पे काम कर रहे हैं, उन पे PPTs बनाए, स्टैंडर्डाइज PPTs हमने PPTs भी स्टैंडर्डाइज की हैं कि भाई आपने कोई किसी को कुछ पढ़ाना है, उसका अप्रूवल पहले HOD से लेना है कि आपने क्या यहाँ पे तैयार किया और किस तरह से लेक्चर तैयार किया है। तो ये प्रिपरेशन हमने जो है पिछले 5-6 महीने में की हैं और उसके लिए अभी भी लोग लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारा बैच सितंबर में शुरू होगा तो एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बच्चों को हैंडल करेंगे, बहुत अच्छी तरह से उनको पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे डॉक्टर जो है यहाँ से निकले। इस कड़ी में एक पब्लिकेशन की भी शुरुआत हुई है, अनंता की अगर बात करें, कितना व्यापक कदम इस दिशा में नजर आ रहा है? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो लोगों को भी ज्ञात हो कि भाई हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अनंता 1 जो है पूरे 3 महीने के बाद निकल गई थी, अनंता की 2nd वॉल्यूम भी निकल गई। इनमें अगर आप देखेंगे तो अगर एक्टिविटीज वाइज या डे वाइज देखेंगे तो तकरीबन आप देखेंगे कि रोज कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। अगर हम इन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड ना करें तो हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमने क्या किया था। हमारे फैकल्टी मेंबर्स को आपको पता है कि जितने भी मेडिकल एजुकेशन में लोग होते हैं उनको क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो क्रेडिट पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब आप कोई एकेडमिक एक्टिविटी करें। तो मेरे को आपको बताते हुए ये खुशी हो रही, तकरीबन 50 क्रेडिट पॉइंट जो है हमारे तकरीबन ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स ने 6 महीने में ही अर्न कर लिए हैं, जो कि उनको 3 साल में चाहिए होते हैं। तो उस तरह से हम लोग एकेडमिकली भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं और प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो आए हमारे पास उनको लगे कि वो एक किसी इंस्टीट्यूशन में, श्राइन बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, उसकी किसी इंस्टीट्यूशन में आए हैं और वाकई उन्होंने यहाँ आके कोई गलती नहीं की है और वो उनको अच्छी तरह से यहाँ हैंडल किया जाए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल चलते चलते श्री माता वैष्णो देवी के चर कमलों में ये बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी का कैंपस, और इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का एकेडमिक ब्लॉक मेडिकल कॉलेज का चल रहा है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज पूर्णतः चलेगा। कितना दूरगामी प्रभाव
पूरे नॉर्थ की अगर बात करें पड़ेगा इस मेडिकल कॉलेज से? देखिए, जो हमारा इस समय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो हॉस्पिटल चला रहा है, नारायणा हॉस्पिटल, इसमें भी देखें तो मैं आपको, शायद आपको इस बात का पता ना हो, तकरीबन जो है 90% लोग जो हैं वो आयुष्मान भारत के अंडर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो समझिए कि वो एक किस्म की फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कैश पेशेंट हमारे पास 4% 5% पेशेंट रह गए कैश। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सर्विस है। आप ट्रिपल एक्रेडिटेड जो है NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। आप अगर इसकी कई लोगों को तो ज्ञात भी नहीं है, अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से देखें तो, और किस तरह से इसको मेंटेन रखा गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। ये नहीं हमारे पास जम्मू से लोग ही आते हैं, हमारे पास कश्मीर से भी बहुत सारे लोग आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि पिलग्रिम्स जितने भी हैं उनको कोई भी परेशानी होती है तो उसका इलाज जो है श्राइन बोर्ड फ्री करवाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो कि श्राइन बोर्ड के माध्यम से यहाँ दी जा रही है। और मेडिकल कॉलेज के आने से ये जो है इसमें और 4 चांद लग जाएंगे। वो इसलिए कि जैसे बेसिक स्पेशलिटीज डर्मेटोलॉजी यहाँ नहीं थी, साइकेट्री नहीं थी, उसके बाद गायनी पेडियाट्रिक्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। बेसिक स्पेशलिटीज़ पे हमारा जोर नारायणा में हॉस्पिटल में कम था। तो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी पेडियाट्रिक्स, इस तरह के डिपार्टमेंट जो हैं अब ये पूरी तरह से डेवलप होंगे। जैसे ही ये डेवलप होंगे तो हमारे सराउंडिंग एरिया जितना भी है, रियासी में दूर दराज के इलाके हैं, उधमपुर से, डोडा से, उस जगह से जो है वो लोग आएंगे और यहाँ अटेंड करेंगे। उसके अलावा जो है हम लोग आउटरीच एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन्हें बताया जाए कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक मेडिकल कॉलेज भी बना लिया जिसका नाम श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है। और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स रिक्रूट किए गए हैं जो आपकी सेवा के लिए यहाँ नारायणा हॉस्पिटल में हैं। तो लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ कैंप्स हम कर रहे हैं जगह जगह जाके, जहाँ आउटरीच OPDs भी कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले और इस इंस्टीट्यूट का जो है एक अच्छा नाम बने। डॉक्टर साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और आपने अपना कीमती समय निकाला और खासकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस और खासकर मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स पर और की कार्यप्रणाली पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।